बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, और वो है इजराइल गज़ा वॉर अपडेट्स। और इजराइल गज़ा वॉर जो है उसकी अपडेट्स लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे इस टाइम पे क्या हो रहा है और क्या जो है वो अपडेट्स हैं इस वॉर को लेके हमारे लिए। अब इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि एक्सट्रीमली चैलेंजिंग इजराइल्स गज़ा ग्राउंड असल्ट्स फेसेस स्ट्रम्बल्स, कि भाई कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है इसराइल को, जो ज़मीनी उसने जो है वो कार्रवाई स्टार्ट की है गज़ा के अंदर। ठीक है, यानी ज़मीनी जो अब हमला हो चुका है, तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, तो उसमें क्या मुश्किलात हो रही हैं, एक तो ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे व्हाट डज इजराइल इंटेंड टू अचीव विद द ग्राउंड वॉर इन गजा स्ट्रिप, कि भाई असल में इजराइल जो है वो क्या अचीव करना चाहता है, उसने क्यों जो है वो ज़मीनी हमला किया। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसने क्यों जो है वो ज़मीनी हमला किया और क्या इससे हासिल क्या करना चाहता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है ज़मीनी हमले की, जहाँ पे आपने देखा कि टैंक्स वगैरह जो हैं वो गज़ा के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 किलोमीटर तक ये आगे भी जा चुके हैं। तो देखते हैं, इसके अपडेट लेते हैं। अब सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, देखिए अब जो ज़मीनी हमला है इजराइल का, ठीक है, गज़ा के ऊपर, वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 28 को। ठीक है, यानी तकरीबन एक हफ्ता हो चुका, आप 7 दिन कह लें, एक हफ्ता कह लें, हो चुका है। तो अक्टूबर 28 को जो है ये ज़मीनी हमला इजराइल ने जो है स्टार्ट किया, ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट की। और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा था भाई, और बहुत ज़्यादा पहले प्रेशराइज भी इसराइल को किया गया कि अगर आपने ज़मीनी हमला किया तो फिर ये जो है वो स्पिल ओवर हो जाएगा, यानी कि दूसरे ममालिक भी इसके अंदर जो है शामिल हो जाएंगे। जैसे खास करके ईरान ने थ्रेट दिया हुआ था कि अगर आप ज़मीनी हमला करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसलिए ईरान का खतरा भी था, साथ में इराक का खतरा भी था। ठीक है, तो ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन गो कि अभी फिलहाल तक दो ही ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एक हमास हम देख रहे हैं लड़ रही है, और उसका जो उसकी मदद के लिए जो आई है वो हिजबुल्ला आई है। ठीक है, तो हिजबुल्ला जो है वो इस टाइम पे ये दो ग्राउंड में है जिसको ईरान की सपोर्ट हासिल है, बाकी उस तरह से कोई मुल्क भी सामने नहीं आया। और वहाँ पे जो है वो इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इजराइल की तरफ से, और वो किसी की नहीं सुन रहा। यूएन भी रेजोल्यूशन पास कर चुका, अमेरिका क्योंकि सपोर्ट हासिल है तो जाहिर बात है इसलिए कर रहा है। तो 25 अक्टूबर को जो नेतन्याहू हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था कि भाई हम इजराइल के ऊपर जो है वो क्या करेंगे कमिंग डेज के अंदर, यानी कि 25 को अनाउंस किया तो 28 को उन्होंने कर दिया, कमिंग डेज में हम क्या करेंगे जी, ग्राउंड जो है वो इन्वेजन करेंगे और एलिमिनेट करेंगे हमास को। यानी जो पर्पस उन्होंने बताया था, वजह बताई थी, वो वजह क्या थी कि भाई वो वजह ये है कि हम ज़मीनी हमला इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमास को ख़त्म कर सकें, इसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर सकें, उसकी जो मिलिट्री और गवर्नेंस कैपेबिलिटी हैं। क्योंकि आपको पता है जो गजा का पूरा जो गवर्नेंस का कंट्रोल भी है वो भी हमास ही रन करता है। ठीक है, और हमास का ये जो मिलिट्री विंग है अल कासिम, ये सारा मिलिट्री को हैंडल कर रहा है, लेकिन जो गवर्नेंस है वो भी गजा की इसके पास है। तो इसलिए इजराइल ने ये कहा था, या नेतन्याहू ने ये कहा था कि हम इसकी एक तो मिलिट्री कैपेबिलिटी को तबाह कर देंगे, दूसरा इसकी जो गवर्नेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको भी हम जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, और जितना हमसे पॉसिबल होगा हम ऐसा करेंगे, लेकिन फिलहाल तक उतनी कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही। तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने की थी, उसके बाद 28 को उन्होंने अटैक कर दिया। अब अगर हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा अगर आप देखें कंपैरिजन इनका, तो इजराइल की जो इस टाइम पे एक्टिव मिलिट्री है वो है तकरीबन 1,70,000 के करीब। ठीक है, एक्टिव मिलिट्री, और जो रिजर्व फोर्स है इनकी वो है 4,65,000। जी हां, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो ये 4,65,000 भी इन हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 6 लाख के करीब जो है वो इजराइल की मिलिट्री की पावर है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अगर मिडिल ईस्ट में यहां पे इनके साथ वॉर करनी है तो अपनी मिलिट्री की पावर को बढ़ाना होगा। अब दूसरी साइड पर अगर हम हमास की देखते हैं तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि 30,000 फाइटर्स हमास के पास हैं जो लड़ने वाले हैं, जबकि दूसरी साइड से अब हिजबुल्ला जो सपोर्ट कर रहा है, तो कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला के पास तकरीबन 1 लाख की फोर्स है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से हिजबुल्ला का। तो इसका मतलब तकरीबन 1,30,000 की मिलिट्री एक साइड पे, और ये भी वो जो अनऑफिशियल मिलिट्री है, यानी और ना ही उस तरह से ट्रेन है, प्रोफेशनल भी नहीं है। ठीक है, अनप्रोफेशनल है, गो की ट्रेनिंग है लेकिन उस लेवल की यह अजला जो है। अब आप यहां पे इजराइल का बजट अंदाजा करें मिलिट्री का, तो आपको अंदाजा होगा कि 43 यानी कि ऑलमोस्ट 24.3 बिलियन जो है वो 2021 का इनका बजट है। 24.3 बिलियन डॉलर्स है ये, और ये 15वें नंबर पे है दुनिया में इजराइल की मिलिट्री। तो आप अंदाजा कर लें कि 15वें नंबर की मिलिट्री का मुकाबला जो है किन ग्रुप्स के साथ है और किस एडवांसमेंट के लेवल पे इजराइल की मिलिट्री, तो ये किस तरह से जो है कितना जुल्म हो रहा है और दुनिया इसे देख रही है।
अब सवाल ये है कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई इजराइल इस बार क्यों इतना ज्यादा जो है सख्त रवैया अपनाए हुए है या बाहर है। तो खैर उसने तो हर बार ही जुल्म और सितम किया, लेकिन इजराइल दुनिया को क्या जवाब दे रहा है? वो कहता है इसलिए कि भाई इन्होंने पहली बार हमारे ऊपर सबसे खतरनाक हमला किया। तो अल कासिम ब्रिगेड जो है, जो कि गजा की, ये हमास की जो पूरा का पूरा मिलिट्री विंग है, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो इस बार हमला किया वो हमला हमने कहां करने की कोशिश की, इजराइल का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है और जो रिसर्च फैसिलिटी इनकी है, ठीक है, डिमोना के अंदर, इस इलाके के अंदर, वहां पे हमने हमला किया। ये जो इन्होंने 5000 रॉकेट जो है वो लॉन्च किए थे, तो बाकी भी बाद में इनकी कोशिश यहीं पे करें। यानी इसका मतलब ये है कि इजराइल की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी उसको खत्म करना चाहता है हमास। तो इस वजह से अब इजराइल को ये थ्रेट है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इससे पहले कभी इतना शदीद हमला नहीं हुआ और ना ही इस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के एरिया के ऊपर, रिएक्टर्स के ऊपर हुआ है। तो अब ये थ्रेट है कि भाई कहीं अगर हमारा न्यूक्लियर वेपन इन तबाह कर दिया तो हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब वो इनको खत्म करना चाहते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो अब इस टाइम पे एक हफ्ता तकरीबन गुजर चुका है, 1 वीक जो है वो हो चुका है इस ग्राउंड इन्वेजन को, ठीक है, गजा के अंदर। और इस टाइम पे इजराइल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और गजा को जो है वो सराउंड कर रहा है। और तकरीबन इस टाइम पे 10 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि भाई वो आगे जा चुका है, या 15 किलोमीटर भी आप देख लें, कहीं पे 15 किलोमीटर का कहा जा रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर वो आगे जा चुका है। और उसका ये कहना है कि उसने हमास के कमांडोज भी जो है वो कत्ल कर दिए हैं, ठीक है, वो कमांडोज जिन्होंने हेल्प की थी 7 अक्टूबर के अटैक में इजराइल के ऊपर, ठीक है। ये इजराइल का कहना है अपने लोगों को कि भाई हम जो है वो कामयाबियां समेट रहे हैं और उन लोगों को मार रहे हैं जो हमारे खिलाफ जो है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को जो है वो जंग जो है लॉन्च की थी या रॉकेट वगैरह जो उन्होंने मारे थे। अब इजरायली फोर्सेस ये भी कह रही हैं, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने गजा स्ट्रिप को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी जो गजा का इलाका था, आपने देखा इस तरह का कुछ गजा का मैप बनता था, तो ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह से बीच में से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और नॉर्दर्न गजा और साउथर्न गजा को अलग अलग कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि जो हमें थ्रेट है ज्यादा वो नॉर्दर्न गजा से है, यानी जो शुमाली इलाका है गजा का, यहां पे ज्यादा जो है वो हमास के फाइटर्स छुपे हुए हैं, तो हमें इस जगह का ज्यादा खतरा है, तो इसलिए हम यहां पे अटैक करेंगे और इस साइड पे लोगों को हम साइड पे करते जाएंगे और हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये किसका कहना है? इजराइल का, जो कि टोटली गलत है, ठीक है। लेकिन गो कि ये अब कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि भाई हमने 2 हिस्सों में इसको कट कर दिया ताकि ये लिंक ना कर सके या भाग ना सके। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो फिर हालांकि होता है, वहां पे फ्री मीडिया तो है नहीं। फ्राइडे को इजराइल जो है, सिर्फ जुम्मे वाले दिन की बात हो रही है कि फ्राइडे को जो फ्राइडे गुजरा है उसको 15 किलोमीटर इजराइल जो है वो आगे जा चुका था गजा के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर उसे वापसी का सामना भी करना पड़ा। इस तरह से कोस्टल एरिया के अंदर भी उसने कब्जा किया और वहां पे एक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, वहां तक जो है वो तुर्की के ताउन से बना हुआ था, उस कैंसर हॉस्पिटल तक वो पहुंच गया और उसके नीचे के तौर पर इस कैंसर हॉस्पिटल को भी बंद करना पड़ गया। और वैसे भी हॉस्पिटल तो सारे ही वहां पे तकरीबन अब बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां पे फ्यूल ही नहीं है, ना फ्यूल है ना कुछ और है, वहां पे तो तबाही बनी हुई है। तो इसलिए वो हालात बहुत बुरे हैं वहां पे, किडनी पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट जो भी हैं वो जो है तबाही में इस टाइम पे हैं। अब इजराइल ये क्लेम कर रहा है, आपने देखा होगा कि आपने देखा कि लास्ट टाइम इजराइल ने जो है वो एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया और वहां पे तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया हॉस्पिटल के ऊपर। फिर इसी तरह से कैंप के ऊपर अटैक किया गया, रिफ्यूजी कैंप था जो, वहां पे भी तकरीबन 500 लोगों करीब जो है उनको शहीद कर दिया गया। हालांकि अब हॉस्पिटल के अंदर अटैक करना और कैंप जहां पे लोग भाग के आ रहे हैं, सिविलियंस हैं, वहां अटैक करने की क्या जो है वो तुक बनती है इसराइल की। लेकिन इसराइल ये कहता है भाई हमने ये जो जबालिया का रिफ्यूजी कैंप है यहां पे अटैक इसलिए किया, जो नॉर्थ ऑफ गजा सिटी के अंदर है, वो कहते हैं हमने इसलिए किया क्योंकि ये हब है किसका? हमास का टनल नेटवर्क का, कि भाई यहां से हमास अपना टनल नेटवर्क चलाता है जिसके अंदर उसने वेपन्स छुपाए हुए हैं, ठीक है, रॉकेट जहां से वो फायर करता है इन टनल्स के अंदर से ही अपनी पोजीशन सेट करके। तो इसलिए ये टनल्स जो हैं बहुत बड़ी मुसीबत, और हम देखा था कि 2018 के अंदर भी हमास ने बहुत बड़ी टनल्स जो है वो इसी तरह से बनाई हुई थी इनके साथ फाइट करने के लिए। तो इसलिए यहां पे टनल्स जो बनी हुई है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तालिबान ने यहां पे तोरा बोरा, आपने सुना होगा ना, अफगानिस्तान के अंदर के गारें थी, उन गारों में ऑपरेट करते थे और यूएस को उस वजह से शिकस्त हो गई थी क्योंकि वो एक गार का 20-20 दहाने थे, तो वो एक जगह से घुसते तो दूसरा जगह वो निकल के तालिबान अटैक कर देते। गुरिल्ला वॉर, यानी कि ये जो टनल्स होती हैं ये गुरिल्ला जो टैक्टिक्स हैं, यानी गुरिल्ला टैक्टिक क्या होता है? 10-20 लोगों का एक जत्था होगा, 50 लोगों का जत्था होगा, ठीक है, और वो जत्था क्या करेगा? वो अटैक करेगा और अटैक करके जो है वो मार के चला जाएगा। रात के टाइम पे, किसी भी टाइम पे जो है वो क्या करेगा जी, मिलिट्री कहीं बैठी हुई है, क्योंकि जाहिर बात है जो प्रॉपर मिलिट्री है जैसे इजराइल की है वो तो प्रॉपर कैंप लगा के बैठे
बैठेगी, लेकिन जो गुरिल्ला टैक्टिक है वो अलग से ऑपरेट होगी कि 10 से 12 कमांडोज आए जो इंतहाई आला लेवल के ट्रेंड हैं, वो आए, उन्होंने अटैक किया और भाग गए। ये वो गुरिल्ला टैक्टिक्स हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहां पे इंट्रोड्यूस करवाई थी जब उन्होंने बैतुल मकदस को सबसे पहले यहां पे फतह किया था। ठीक है, 11वीं सदी के अंदर जो जब सलीबी जंगें हुई थी तो गुरिल्ला टैक्टिक में उनका बहुत बड़ा नाम था कि उन्होंने यहां पे अगर 4 जो है बड़ी बड़ी सलीबी फौजों को शिकस्त दी थी तो इन गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से दी थी। तो इसलिए गुरिल्ला टैक्टिक जो है यहां पे हो रही है, इसलिए हमास कह रहा है कि भाई मैं जमीनी रास्ता बिल्कुल नहीं रोक सकता, मैं इन पे हमला करूंगा, क्योंकि जब तक ये इनकी सुरंगें खत्म नहीं करेंगे ये हमारे लिए थ्रेट है। अब ये जो जबालिया कैंप का ये कह रहे हैं वहां पे उन्होंने बम्बे की, खैर यहां पे तो ऑफिशियल फिगर 50 है लेकिन 500 से ज्यादा जो है वो इनकी किलिंग हो चुकी है। अब अगर आप उसको देखें उस जबालिया के इलाके को तो ये आपको यहां पे ये इलाका देखने को मिल रहा है। सिर्फ आप इसके हालात देखें, ये जिस इलाके में ये कैंप था, ये जो बाकी इलाके थे, अब ये पूरा खैर पूरा गजा ही अब खंडर बनता जा रहा है, लेकिन यहां पे इसको इन्होंने खंडर बना दिया और किस तरह से यहां तबाही है और यहां पे औरतें बच्चे मासूम जो है शहीद हो रहे हैं और इतनी तबाही कर रहा है इजराइल यहां पे इस इलाके के अंदर। तो इसलिए जो है यहां पे फिर काफी ज्यादा इसके ऊपर शोर भी हुआ, लेकिन इजराइल ने कहा नहीं भाई मैं करूंगा। अब डेड टॉल्स अगर गजा की बात करते हैं इस टाइम तक अगर हम देखते हैं जो अक्टूबर 7 से स्टार्ट हुआ, तकरीबन अब महीना जो है वो हो चुका है, तो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ तो इसमें कहा जा रहा है जी 1400 जो है वो लोग शहीद हो चुके हैं इस फिलिस्तीन की तरफ से। ठीक है, और उसमें जो है वो पैलेस्टीनियन की अगर बात की जाए तो अब जो जमीनी जो है इन्होंने पूरे का पूरा जो असल्ट स्टार्ट की है उसके नतीजे के तौर पे तकरीबन 10,000 के करीब यानी 9,400 पैलेस्टीनियंस जो है वो शहीद हो चुके हैं जमीनी में, क्योंकि जमीनी में बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। पहले ये फिजाई हमले थे, ठीक है, एयरफोर्स के थ्रू हमले किए जा रहे थे, उसमें भी उन्होंने तबाही की, अब जमीनी हमलों में भी तबाही हो रही है और इसमें 400 बच्चे जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। और ये किसी भी वॉर का, ये जो हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 2 उसको छोड़ के अगर हम बात करें तो ये उसके बाद किसी भी वॉर में सबसे ज्यादा जो है वो बच्चों की अमवात हैं, जो इतनी ज्यादा अमवात तकरीबन 4,000 के करीब पहुंच गई हैं कि बच्चे वहां पे किस तरह से, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, पिक्चर्स देखी होंगी, लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा और इजराइल जो है वो अपना इसी तरह से लगा हुआ है तबाही करने में। फिर भी इतने पावर के बावजूद भी हमास की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको जो है वो इजराइल इस टाइम तक काउंटर नहीं कर सका। यानी इजराइल इस टाइम पे उनके खिलाफ लड़ तो रहा है लेकिन फिर भी उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, उनकी जो पावर है हमास की उस पावर को कम नहीं कर पा रहा। फिर भी जो है वो रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर, इजराइल की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और साथ में गुरिल्ला टैक्टिक्स जो हैं वो भी जारी हैं। इवन जो लेटेस्ट अगर हम देख रहे हैं तो नवंबर 3 नवंबर को यानी अगर आप देखें तो उस टाइम पे भी जो है वो 6 रॉकेट जो है वो तकरीबन 9 रॉकेट जो है वो फायर किए गए हैं और 9 रॉकेट के अंदर अच्छा खासा इजराइल को नुकसान हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब जमीनी तौर पे भी जो इजराइल है वो दाखिल हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हमास जो है वो फाइट कर रहा है और सबसे पावरफुल हमास की जो फाइट है वो गुरिल्ला टैक्टिक्स ही है। इस वजह से जो है उनको बहुत मुश्किल हो रही है इजराइल को यहां पे आगे बढ़ने में। डिफिकल्टीज फेस बाय इजराइल इन गजा के अगर हम मजीद कुछ मुश्किलात की देखते हैं कि इस टाइम पे इजराइल को कितनी जो है वो डिफिकल्टीज यहां पे फेस हो रही हैं, तो इजराइल जो है, इजराइल का गोल ये है ग्राउंड वॉर का। देखिए हमने क्या कहा कि इसका ग्राउंड गोल पर्पस एक ही है कि वो हमास को एलिमिनेट करे, यहां तो खत्म कर दे कंप्लीटली। अगर खत्म नहीं कर सकता तो वो इसको इतना नुकसान पहुंचा दे कि यहां पे इजरायली डिटरेंस कायम हो जाए, यानी इजराइल की पावर बन जाए यहां पे, और ये जो बार बार यहां पे हमले हो रहे हैं वो ना हो सके, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन इजराइल के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि भाई वो किस तरह से जो है इस वॉर को लड़े, क्योंकि अब ये जो वॉर है ये अर्बन वॉरफेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। अर्बन वॉरफेयर समझते हैं, यानी अब गजा जो है वो एक शहरी इलाका है, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, स्काई रॉकेट बिल्डिंग्स है, वहां पे इतना आबादी है, सब कुछ है, 2.2 बिलियन की आबादी, 22 लाख के करीब आबादी है। तो अब ये शहर के अंदर जो वॉर है तो ये अर्बन वॉरफेयर से कहा जाता है। तो ये जो अर्बन वॉरफेयर है यहां पे सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आपको ये नहीं पता कि आप किसको मार रहे हैं, आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, आप पे कहां से अटैक होगा। ये चीज अब इजराइल के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहां पे सिविलियंस हैं, आम लोग मौजूद हैं। अब जाहिर बात है इजराइल तो खैर बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा, आपको पता है, खुल के मार रहा है, लेकिन यहां पे सिविलियंस की वजह से और दूसरा मूवमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट होने की वजह से और ग्राउंड उस तरह से ना होने की वजह से ये जो अर्बन वॉरफेयर है ये बहुत मुश्किल है। और इसमें जो है अब बाकी चीजें भी शामिल हो रही हैं, जैसे इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की बात की जाए, यहां पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल होती है कि भाई दुश्मन कहां पे कैसे कहां से अटैक करेगा, ठीक है। और दूसरे फ्रंट पे अब इनको सामना है हिजबुल्लाह का, ठीक है। हिजबुल्लाह जो ईरानियन सपोर्ट जिसको हासिल है और 1 लाख फाइटर्स जिसमें हैं, जो लिबनान से इस टाइम पे जो है वो ऑपरेट कर रही है और नॉर्थ की साइड से अटैक कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब 2 वे एक वॉर लगी हुई है इस टाइम पे, एक तो अर्बन वॉर है, ठीक है, और दूसरा जो पोस्ट कॉम्बैट स्टेबलाइजेशन है मिलिट्री की इजराइल की, वो भी नहीं वो कर पा रहा। यानी एक तो देखिए, अब इस बात को जरा समझिएगा,
नॉर्थ की साइड से हिजबुल्लाह जो है वो इस टाइम पे अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, ठीक है, और हमास जो है उसके साथ ग्राउंड वॉर इस टाइम पे लगी हुई है। अब इसके नतीजे के तौर पे इजराइल की मिलिट्री को जाहिर बात है नुकसान तो पहुंच रहा है, इजराइल की मिलिट्री के लोग भी जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब उनको वहां से कहां लेके जाया जाए, क्योंकि वो तो दूसरे शहर के अंदर है, हमास के अंदर घुसे हुए हैं, हमास में हॉस्पिटल्स बंद, सब कुछ बंद, तो वो तो उनको वापस इतने दूर ले जाने से रहे, तो इसलिए अब जो वहां पे उनको मैनेज करना है अपने ही लोगों को, उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। किसके लिए? इजराइल के लिए। तो इसलिए वो अपने ही लोगों को अब मरवाता जा रहा है, अपनी फौज को, कि भाई ठीक है लेकिन हमने ये काम करना है। तो अर्बन वॉरफेयर जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है, इसलिए अब वहां पे क्योंकि अर्बन वॉरफेयर, देखिए एक सिंपल सी बात है, अब ये फिलिस्तीन के इलाके में हो रही है, यानी आप ये कह लें हमास के इलाके में हो रही है, तो जाहिर बात है जिसके इलाके में होती है उसका कंट्रोल ज्यादा होता है इसके अंदर। इसीलिए अब इजरायली जो हैं वो लोगों को मार रहे हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमास के लोग कौन से हैं। वो ये कहते हैं भाई कि हमास वाले ह्यूमन शील्ड्स बना रहे हैं, ये जो सिविलियंस हैं या जो होस्टेजेस हैं, जो कैदी बनाए हुए हैं, इनको जो हमास वाले हैं वो ह्यूमन शील्ड्स बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्होंने जो टनल्स बनाई हुई है वहां से निकलते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं और चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो इजराइल के लिए क्राइसिस हैं वो बढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, कम नहीं होंगे, क्योंकि वो दूसरे के घर में इस टाइम पे घुस के लड़ रहा है, तो इसलिए वहां पे उसके लिए मुश्किलात होंगी। तो इजराइल जो है वो मल्टीपल जो है इस टाइम पे ऑफेंसेस फेस कर रहा है, उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात और जो कैजुअलिटी सिविलियंस की हो रही है इसी वजह से हो रही है कि अब वो जो है हर एक को मारने पे दरपे है कि भाई हमने नॉर्दर्न एरिया को खत्म करना है, हम मारेंगे यहां पे। तो सिविलियन पॉपुलेशन आ रही है यहां पे बीच में। इजराइल व्यूज ऑन ग्राउंड इन्वेजन चैलेंजेस, के इजराइल क्या कहता है कि हमें अब अगर हम एक तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लिया ना, आप इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं अगर, तो वो क्या कह रहा है कि भाई हमें क्यों मुश्किलात हैं और क्या हो रहा है हमारे लिए। तो इजराइल कहता है कि भाई कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि हम जो है वो मारते हैं हमास को। ये इजराइल कह रहा है, कहता है हम हमास को मारते हैं, लेकिन हमास आगे से कहता है हम सिविलियंस को मार रहे हैं। उसके नतीजे के तौर पे पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाती है कि भाई आप सिविलियंस को मार रहे हैं। वो कि बात तो सच है, ठीक है, यानी बात तो सच है, आप सिविलियंस को ही मार रहे हैं, लेकिन इजराइल ये कह रहे हैं कि हम सिविलियंस को नहीं मार रहे, बल्कि हमने जो हॉस्पिटल के अंदर भी 500 लोगों को किल किया वो हमने नहीं मारा, वो हमास का ही रॉकेट जो है वो मिस हुआ और वहां पे उसने स्ट्राइक किया। तो इसका मतलब यह है कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो जितना भी हम कर रहे हैं तो इस पे हमारे लिए मुश्किलात ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि हम सोच समझ के लड़ रहे हैं ताकि सिविलियंस को ना मारा जाए, तो हम चुन चुन के मार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं झूठ बोल के। हिजबुल्लाह, और फिर दूसरा कहता है जी हमारे लिए दूसरा चैलेंज है हिजबुल्लाह की प्रेजेंस, कि जो नॉर्दर्न एरिया के अंदर नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर जो हिजबुल्लाह है अब वो एक्टिव हो चुका है और वो मिसाइल और रॉकेट फायर कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए कंसर्न है और ये टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए बनता जा रहा है, जिसलिए हमारे लिए मुश्किल होती जा रही है, ये इजराइल का मानना है। फिर वो ये कहता है कि हमारे लिए पोस्ट कॉम्बैट स्टेबलाइजेशन जो है उसके ऑपरेशन के ऑलरेडी जो हमारे लिए 5000 रॉकेट फायर किए गए, हमारा नुकसान हुआ मुल्क के अंदर भी यानी इजराइल के एरिया के अंदर भी, और अब भी जो हम वॉर में लगे हुए हैं तो उसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। गो कि उन्होंने इसको नाम दिया जी फेज 4 का, क्यों कहते हैं हमारा ये फेज 4 है, ये काफी क्रूशियल फेज है, तो हम इसे एक प्लान के तहत लेके जा रहे हैं कि हम सिर्फ हमास को या उनकी टनल्स को तबाह करेंगे, उनके ऑपरेशंस को तबाह करेंगे, ताकि हमास जो है कुड नॉट रीजनरेट, कि वो दोबारा से जो है अपने आप को पावरफुल ना कर सके। लेकिन अब देखते हैं कैसा होता है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि गजा का जो कंट्रोल है, इजराइल ये कह रहे हैं कि जो गजा कंट्रोल है वो पीए के पास हो, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास हो। और यही मीटिंग भी आपने देखा कि अभी हुई है एक रिसेंट मीटिंग, जो ब्लिंकन साहब हैं, एंटनी ब्लिंकन, वो दोबारा से मिडिल ईस्ट पहुंच आए हैं, ठीक है, और दोबारा से उनकी कोशिश है कि किसी तरह से जो है वो इजराइल को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाया जाए। और क्या हो सकती है उनकी कोशिश, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन खैर ब्लिंकन साहब भी ये कह रहे हैं कि हम एक कंडीशन के ऊपर सीज फायर करेंगे, और सीज फायर किस कंडीशन के ऊपर करेंगे कि गजा का कंट्रोल आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो किससे, हमास से वापस लें और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास हो। यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का मतलब है जो बाकी फिलिस्तीन के हिस्से को कंट्रोल करती है वही करे और हमें कोई पूछे भी ना, और ये हमारे इनका जो ग्रुप विंग है वो हम खत्म कर दें, ये कहा जा रहा है। और इसके ऊपर फिलहाल नेगोशिएशंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पे वहां पे हो रहा है। और इजराइल भी ये कह रहा है कि हम जब तक ये नहीं होगा, पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंडर नहीं जाएगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम यहां पे ग्राउंड वॉर करेंगे। और फिर कहते हैं जी इजराइल के अगर ऐसा ना हुआ, अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास आपने इसका कंट्रोल ना दिया, गजा का ये धमकी दी जा रही है इजराइल की तरफ से, तो हम गजा का कंट्रोल खुद हासिल कर लेंगे, पूरे के पूरे गजा पे हम कब्जा कर लेंगे और गजा का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो सारा हम कर लेंगे। जिसमें प्रॉब्लम ये है कि गुरिल्ला वॉर जो है उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर रही है। गो कि इजराइल ऐसा चाहता नहीं है, क्योंकि इजराइल को पता है अगर ऐसा होता है तो फिर मुसलसल वो एक वॉर में एंगेज हो जाएगा और ये हमास के लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे और ये जिहाद के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे और उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो आसानी यही है कि अगर इसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे दिया जाए, गजा को,
को, तो उनकी जान छूट सकती है। अब इसलिए इजराइल ये कह रहा है, और उसने बीच में अमेरिका को डाला है कि आप भाई किसी तरह से प्रेशराइज करें इनको भी, अरब लीडर्स को भी। अब देखिए ब्लिंकन साहब इराक भी पहुंचे हुए हैं, ठीक है, कि भाई किसी तरह से हमास को जो है वो समझाया जाए कि भाई आपके खिलाफ ये सीज फायर हो सकता है, जंग रुक सकती है, एक ही कंडीशन पे कि आप इसका कंट्रोल छोड़ दो। क्योंकि उनका मसला ये है कि वो कहते हैं कंट्रोल इनके पास है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है पूरा पॉलिटिकल पावर है उनके पास, सपोर्ट है, पैसे हैं उनके पास, तो उसको रोकना चाह रहा है इजराइल। अब हाउ डिड प्रीवियस इजराइल इंकर्जन्स इनटू गजा इन रिसेंट हिस्ट्री फ्लेयर्स, कि भाई किस तरह से जो है वो रिसेंट टाइम पे अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल के अंदर, तो उन्होंने इजराइल ने अटैक किया और किस तरह से जो है वो उसका रिजल्ट क्या निकला। तो इजराइल जो है उसने 2008 और 9 के अंदर भी गजा के ऊपर अटैक किया, 2014 में भी किया, अभी आपने देखा 2022 के अंदर भी उसने किया था, ठीक है, लेकिन वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे। तो ये सारे के सारे लिमिटेड थे, ये सारे के सारे लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए थे और लिमिटेड थे। तो अब इजराइल ये मान रहा है कि भाई हमने बार बार जो इन्हें छोड़ा 2008-9 के अंदर, 2014 के अंदर, ये हमारी गलती थी। इसके नतीजे के तौर पर जो हमास है वो क्या हो गया, वो मजीद पावरफुल हो गया और हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सके। लेकिन इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे, अब हम दर्द तो बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन अब इसको हम तोड़ तक लेके जाएंगे, ये मानना है इजराइल का। और इजराइल इस वॉर को मजीद आगे लेके जाना चाह रहा है, इसलिए उसकी पूरी कोशिश है कि भाई वो मजीद भी लोग लाए। तो कह रहे हैं भाई 3,60,000 मजीद जो पीछे हमारी आर्मी बची हुई है, ठीक है, उसमें से भी हम लोग लेके आएंगे और वो वेल इक्विप्ड जो है वो मिलिट्री है। तो हम इस बार जो है वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे और हमास को हम कमजोर करेंगे और इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को खत्म कर देंगे। इसलिए पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस बार जो है वो ये किया जाए। लेकिन साथ साथ फिर खौफ भी है, और वो खौफ क्या है कि भाई ये स्पिल ओवर ना हो जाए, कहीं दूसरे इलाकों में ना फैल जाए। तो उसके लिए बीच में वो अमेरिका को यूज करता है कि भाई मुझे बचा कहीं से, मेरी कंडीशन आप बचाए रखो, यानी बैक पे आप मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं यहां मासूमों को मारता रहूंगा। What are the biggest unknowns for Israel, के वो सबसे बड़े खतरे क्या हो सकते हैं इजराइल के लिए जो इस टाइम पे ग्राउंड इन्वेजन में मौजूद हैं। अननोन्स में सबसे पहली चीज क्या है कि इजराइल जो है वो डील कर रहा है हमास को, हमास की टनल्स को। अब ये जो टनल का नेटवर्क है, जो एक्चुअली में गुरिल्ला वॉरफेयर में सबसे पावरफुल चीज है, ठीक है, जो ये सबसे पावरफुल चीज है टनल का नेटवर्क, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इजराइल की मिलिट्री तो टनल्स में घुस नहीं सकती, उसे पता भी नहीं है कहां कहां पे ये जाल कितना फैला हुआ है। और अगर हमास ने ये टनल्स बनाई हैं तो अल्टीमेटली उसने पहले से तैयारी की हुई थी, उसे पता था कि भाई जब ये वॉर आएगी तो वो टनल्स में घुस जाएंगे, ठीक है। और वो अगर यहां से लेट सपोज इजरायली 10 यहां से 10 मिलिट्री के लोग यहां से घुसते हैं इस टनल के अंदर, तो इस टनल का यहां से रास्ता निकल आता है, वो यहां से निकल के इसको ब्लॉक करके अंदर उन्हें मार दें, तो ये टनल्स में तो घुस नहीं सकते। समझ रहे हैं बात को। और ये गुरिल्ला टैक्टिक बहुत पावरफुल है, इसलिए यहां पे इनके लिए अब चैलेंज है सबसे बड़ा टनल का नेटवर्क, ठीक है। अब ये इसका क्या करेंगे, किस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर को देखेंगे। और इसी तरह इसके साथ साथ स्किलफुल जो हमास के फाइटर्स हैं वो जो है दुनिया से आके ने ज्वाइन कर रहे हैं, और इनके जो अपनी ट्रेनिंग है वो भी बहुत हाई लेवल की हमास की, तो वो इनके लिए चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज ये है कि ईरान इसमें ना कूद पड़े, जो कि ऑलरेडी जो है वो प्रॉक्सी वॉर के तौर पे तो आपको पता है कूदा हुआ है। इस टाइम पे जो है वो हिजबुल्लाह को फुल टाइम ईरान की सपोर्ट हासिल है। अब आपने देखा कि रिसेंट जो है वो मीटिंग हुई है हमास के चीफ के साथ, किसकी जी, ईरानियन प्रेसिडेंट की, तो उसमें भी जो है वो ये बात ईरान ने जो है खुल के कह दी है कि भाई अगर आपने ये सीज फायर न रोका तो हम जो है फिर अमेरिका के खिलाफ भी जाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है, इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका की मिलिट्री इस टाइम पे, नेवी जो है इस टाइम पे वहां पे समंदरों में मौजूद है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर मौजूद है, रेड सी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए चैलेंजेस हैं। तो होती बागी भी जो है वो भी साथ में वॉर में शामिल है, आपको देखा यमन के अंदर, लेकिन गो कि उनकी इतनी पावर नहीं है कि उनके मिसाइल वगैरह यहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंचते भी हैं तो अमेरिका नेवी उन्हें रास्ते में ही जो है वो तबाह कर देती है। तो कहने का मतलब है कि एक स्पिल ओवर हो रहा है, शायद अब इस वॉर को शिया वॉर आप ये कह सकते हैं। ये एक अजीब बात है लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हमास खुद सुन्नी है, लेकिन हमास की पावर आहिस्ता आहिस्ता अगर खत्म होगी तो इसको टेकअप कौन करेगा, इसको हिजबुल्लाह करेगा। हिजबुल्लाह आगे लेके चलेगा तो हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जितना ये जो शिया कम्युनिटी है, अब जाहिर बात है ये क्योंकि ईरान खुद शिया स्टेट है, तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि सुन्नी शायद जो है वो पीछे रह चुके हैं और ये शिया जो है वो आगे बढ़ के तो इस टाइम पे इजराइल को टफ टाइम दे रहे हैं और यहां पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से ये जो है वो आगे बढ़ रही है, वॉर सेक्टेरियन किस तरह से जो है वो आगे जा रही है। क्योंकि हिजबुल्लाह का जो सबसे ग्राउंड उसकी जो बेस है वो लेबनान के अंदर शिया की ही जो है वो वहां पे बेस है और उसी की बेस के ऊपर वो पावरफुल है और साथ में ईरान ने सपोर्ट कर रहा है। तो इस टाइम पे अगर ईरान बीच में शामिल हो जाता है तो चीजें बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी, जो कि अल्टीमेटली एक तरह से हो चुका है। एट द एंड कंक्लूड करते हैं जी। अब यहाँ पे एट द एंड अगर हम ब्लिंकन साहब को देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ब्लिंकन साहब फिर से जो है वो मिडिल ईस्ट की यात्रा पे पहुंच आए हैं और उन्होंने विजिट भी किया है इराक के सदर से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि आपने इस वॉर में शामिल नहीं होना, क्योंकि सारी बात है ये सारे इनके पिट्ठू है मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को छोड़ के, ठीक है। तो फिर ये तो इनकी तो इतनी हिम्मत है नहीं। आप देख लें सऊदी अरब ने अभी तक क्या किया
कि जो खुद को जो है वो दुनिया का कहता है कि भाई हम जो है मुस्लिम दुनिया को लीड करते हैं, कोई OIC का आप देख लें इजलास बुलाया हो, कुछ हुआ हो, कुछ भी नहीं। इसका मतलब सऊदी अरब बिल्कुल जो है ना वो अमेरिका की साइड पे देख रहा है कि भाई हम उसे नाराज फिलहाल नहीं करेंगे, और अपने 2030 के VN को तो वो पानी फिरता हुआ देख ही रही है खैर कि भाई ये तो बहुत मुश्किल हो गई। तो यहाँ पे चीजें जो है वो बहुत ही टेक्निकल हो रही हैं, लेकिन ईरान जो है वो यहाँ पे खड़ा है इस टाइम पे। तो देखते हैं अब ब्लिंकन साहब जो है वो बाकी लीडर्स को राम कर पाते हैं या नहीं, क्या इराक जो है वो इसमें शामिल होता है, गो कि मुश्किल ही है। लेकिन शाम जो है वो तो ऑलरेडी आपको पता है शामिल है, ठीक है, शाम के अंदर, क्योंकि जो लीडरशिप है वो भी शिया लीडरशिप है, तो वो फुल टाइम सपोर्ट कर रही है। तो ये इस तरह से जो है ये अपडेट्स हैं इस टाइम पे वॉर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।